नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी विद पारिक में आप सभी का स्वागत करते हो। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संज्ञा, जिसमें हम संज्ञा की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ, उसके प्रकार और उससे जुड़े हुए कोई विशेष तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और देखते हैं नया टॉपिक हमारा संज्ञा। सबसे पहले दोस्तों, संज्ञा जो शब्द है उसका निर्माण कैसे हुआ? तो सम धन ज्ञा के योग से बनता है संज्ञा। इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का नियम लगता है, जिसके कारण म जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है और इस प्रकार से संज्ञा शब्द लिखा जाता है। व्यंजन संधि का कौन सा नियम लगता है, कैसे बनता है, ये हम संधि पढ़ते समय विस्तृत में चर्चा करेंगे। ये जो ज्ञा है ये ज या और आ से मिलकर के बना है, इसलिए बहुत सारे विद्वान इसे संज्ञा के स्थान पर संज्ञा पढ़ते हैं, जो कि एक तरह से शुद्ध है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में नहीं प्रयोग करने के कारण हमें ये अशुद्ध सा प्रतीत होता है। जय, य और आ के योग से बनने के कारण इसे संज्ञा भी पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की, कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ से मेरा तात्पर्य है कि एक शब्द में यदि इसे परिभाषित करना हो या समझाना हो तो हम क्या कह सकते हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। नाम किसका? किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी भाव का नाम। यानी आज तक हमने जो चीजें देखी हैं, छुई हैं, महसूस की हैं, उन किसी भी विषय वस्तु का नाम जो है वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा की यदि बात करें तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए हैं क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, जाति आदि के नामों का बोध कराने वाले सभी शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। अगर हम बात करें संज्ञा के प्रकारों की, तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, यानी संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। ये हमारे पास संज्ञा के 3 प्रकार हैं। इनकी विस्तृत में जानकारी लेंगे। और आजकल अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के जो 2 और प्रकार पढ़े जाते हैं, यानी कुछ पुस्तकों में आपको संज्ञा के 5 प्रकार मिलेंगे, वो कैसे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को लिखना हो साथ साथ में लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का समझ में आया होगा। नेक्स्ट लिखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले हम चर्चा करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने जो संज्ञा की डेफिनेशन लिखी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर कोई व्यक्ति है तो वो विशेष व्यक्ति होना चाहिए, यानी कोई एक ही नाम हो। कोई स्थान है तो कोई विशेष स्थान होना चाहिए। कोई प्राणी है तो कोई विशेष प्राणी होना चाहिए। कोई वस्तु है तो कोई विशेष वस्तु होनी चाहिए। वो सभी नाम किसके अंतर्गत आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो परिभाषा की बात करें तो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी, आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे।
जैसे विशेष व्यक्ति की बात करें तो राम, सीता, मोहन, राधा, ये क्या हो गए? विशेष व्यक्ति हो गए। विशेष स्थान की बात करें, भारत, राजस्थान, गंगानगर, श्रीनगर, ये क्या हो गए? विशेष स्थान हो गए। विशेष स्थान, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। विशेष वस्तु की बात करें, विशेष प्राणी की बात करें तो उनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। यदि मैं कहूं रामायण, महाभारत, ये सारी क्या हो गई? विशेष वस्तु हो गई। यदि मैं प्राणी की बात करूं तो ऐरावत, इंद्र के हाथी का नाम है चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था राम प्रसाद। ये किसी व्यक्ति का नाम भी प्रतीत हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे हाथी का नाम लिखा है राम प्रसाद, तो ये क्या हो गए? विशेष प्राणी हो गए। यानी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं कि विशेष व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष स्थान के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष वस्तु के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा और विशेष प्राणी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। यदि ये नाम किसी विशेष के नाम होकर के किसी जाति का बोध कराए तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की जाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हमने बात की है कि व्यक्ति की जाति होनी चाहिए, वस्तु की जाति होनी चाहिए, स्थान की जाति होनी चाहिए और प्राणी की जाति होनी चाहिए। यानी एक समूह, ग्रुप का बोध कराएंगे, वो संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे, वे शब्द क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे व्यक्ति की जाति की बात करें तो लड़का, लड़की, पुरुष, महिला, बच्चे, युवा आदि। हम बात करें वस्तु की जाति का, पुस्तक, पुस्तिका, पेन, घड़ी आदि, ये सभी वस्तुएं हैं और जाति का बोध करवा रही है। स्थान की बात करें, देश, राज्य, गांव, शहर, ये सभी जाति का बोध करा रहे हैं, स्थानवाचक शब्द हैं। प्राणी की बात करें, हाथी, घोड़े, गाय, गधे या गधा आदि, ये सभी प्राणी के शब्दों का या प्राणी की जाति का बोध करा रहे हैं। यानी हमने बात की व्यक्तिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक, व्यक्ति की जाति का नाम जातिवाचक, किसी विशेष वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक, वस्तु की जाति का नाम जातिवाचक, किसी विशेष स्थान का नाम व्यक्तिवाचक,
स्थान की जाति का नाम जातिवाचक, किसी विशेष प्राणी का नाम व्यक्तिवाचक, प्राणी की जाति का नाम जातिवाचक। ये हमने दो संज्ञाएं देख ली। तीसरी संज्ञा का प्रकार हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जब किसी इमोशन, किसी भाव की शब्द, ऐसे शब्द जो किसी भाव के नाम का बोध कराएं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो तीसरा प्रकार हमने पढ़ा है भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी भाव के नाम का बोध कराए, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाव जैसे खुशी, दुख, प्रसन्नता, हर्ष आदि। ये क्या है? इमोशंस है, भाव है, जो कि सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, छुए नहीं जा सकते। तो इस प्रकार के शब्द जो कि सिर्फ महसूस किए जा सके, हमारे इमोशंस प्रकट करे, भाव प्रकट करे, इन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ये हमारी मूल रूप से जो तीन संज्ञाएं थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं दो और जो संज्ञाएं हैं वो कैसे हैं, किसका प्रकार है, कैसे हिंदी में पढ़ी जाती हैं और क्या है उनके डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। तो देखिएगा, एक संज्ञा का प्रकार हमारे सामने आता है समूह, या इसी को हम कह सकते हैं समुदायवाचक संज्ञा। पांचवा प्रकार जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। क्या है ये दोनों? देखिएगा, अंग्रेजी में संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा इंग्लिश में पढ़ी जाती है। इंग्लिश के प्रभाव के कारण हिंदी के कुछ विद्वानों ने भी इन दोनों संज्ञाओं को एक्सेप्ट किया है कि ये दो संज्ञाएं और होती हैं, लेकिन ये दोनों जो संज्ञाएं हैं ये जातिवाचक संज्ञा का ही भेद मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा का ही भेद मानी जाएगी। अब हम जातिवाचक संज्ञा चूज करें या ये दोनों चूज करें एग्जाम्पल में या फिर एग्जाम में, तो उसके लिए देखिएगा, यदि ऑप्शन में अलग से दिया हो समूहवाचक या द्रव्यवाचक तो हमें यही छांटना है। लेकिन समूहवाचक द्रव्यवाचक ना देके उसी शब्द के लिए जातिवाचक दिया जाए तो हम जातिवाचक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो जातिवाचक है और जातिवाचक के उपभेदों में हमें क्या है, समूहवाचक या द्रव्यवाचक है। तो कौन सी संज्ञा समूहवाचक होती है और कौन सी संज्ञा द्रव्यवाचक होती है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पांचवा जो प्रकार है, चौथा जो प्रकार है वो है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह, ग्रुप का बोध कराए, उन्हें हम समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक और समूह या समुदायवाचक में क्या अंतर होगा? जातिवाचक भी तो समूह का बोध करा रही है, वो किसी एक ही जाति के समूह का बोध करवाती है, जबकि इसमें समूह जो होगा वो विभिन्न जातियों का भी हो सकता है। तो देखिएगा, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति सूचक शब्दों या हम कह सकते हैं किसी के समूह या हम कह सकते हैं समुदाय आदि का बोध कराएं, आदि का बोध करवाए, उन्हें हम क्या कहेंगे?
समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कौन से होंगे तो देखिएगा, कक्षा, भीड़, पुलिस, मेला आदि। अब इसमें देखिएगा जातिवाचक और समूहवाचक में क्या अंतर है थोड़ा सा। कक्षा में जाति का ही बोध होगा, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक जातियों का बोध हो सकता है। कक्षा में लड़कों की भी जाति हो सकती है, लड़कियों की भी जाति हो सकती है, शिक्षकों की भी जाति हो सकती है। तो ये एक से अधिक जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए समूह या समुदायवाचक में आ सकता है। भीड़ में भी अनेक जातियों का बोध हो सकता है, इसी प्रकार पुलिस में भी, और इसी प्रकार मेला शब्द में भी अनेक जातियों का बोध हो सकता है, इसलिए इन्हें समूह या समुदायवाचक में रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा प्रकार है इसका पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ से यहाँ पे जो तात्पर्य है वो है तरल पदार्थ। लिक्विड फॉर्म में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी शब्द आएंगे, वे सारे किसके अंतर्गत आएंगे? पदार्थवाचक संज्ञा में आएंगे। तो देखिएगा, वे संज्ञा शब्द जो द्रव्य या पदार्थ होने का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। जो लिक्विड फॉर्म का बोध करवाएंगे उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे तेल, पानी, घी, सोना और धातुओं के नाम, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ये थी हमारी मुख्य रूप से संज्ञा, जिसके मुख्यतः 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकारों के कारण हम इन्हें 5 प्रकार में पढ़ते हैं, और ये हमारे पास इंग्लिश के प्रभाव के कारण आई हैं। वैसे हिंदी में मुख्यतः 3 ही प्रकार की संज्ञाएं होती थी। तो संज्ञाओं का वर्गीकरण यानी प्रकार, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, इन सारी चीजों की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। इससे संबंधित कुछ विशेष नियम हैं जिनकी जानकारी हम अगली क्लास में लेंगे, और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।